गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है इनकम और टैक्स। पहले इन दो वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं और फिर कंप्लीट का मीनिंग समझ लेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है। सबसे पहले बच्चों टैक्स। मेरे से कोई पूछे कि टैक्स क्या होता है तो मैं कहूँगा टैक्स इज ए रेट चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है ऑन इनकम, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप प्रोडक्ट की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं गुड्स। तो मेनली जो टैक्स लगता है ना बच्चों, वो इनकम पे लगता है, प्रोडक्ट्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है। आगे हम लिखते हैं इसी के बारे में, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। रिफ्यूजल टू पे इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। टैक्स जो है बच्चों कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। इसमें रेसिप्रोकल सर्विसेज नहीं देती गवर्नमेंट की मैं टैक्स दे रहा हूं तो उसके बदले में साथ के साथ गवर्नमेंट कुछ दे रही है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए जो गवर्नमेंट को अपने खर्चों के लिए चाहिए, और उसको टैक्स चार्ज करने का राइट दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें ये समझना है बच्चों, टैक्स को ना हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का मीनिंग समझने के लिए जरूरी है कि हम टैक्स को समझें कि टैक्स कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों टैक्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो पर्सन पे करने के लिए लायबल है ना, बर्डन उसी के ऊपर आती है, वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स इज ए काइंड ऑफ चार्ज विच इज imposed डायरेक्टली ऑन टैक्स पेयर। जो टैक्स दे रहा है ना बच्चों, सीधा उसी के ऊपर उसकी बर्डन आती है। हम यूं भी कह सकते हैं द पर्सन फ्रॉम whom it is collected cannot shift its burden to anybody else। जो पर्सन पे करने के लिए लायबल है ना, बर्डन उसी के ऊपर आएगी। जैसे अभी हमने इनकम टैक्स पढ़ना है, तो ये इनकम टैक्स बच्चों डायरेक्ट टैक्स होता है। मेरी इनकम अगर एक लिमिट से ज्यादा है, जो आप एक बार आप यहां मानो 5 लाख रुपए, बाद में बच्चों हमने स्लैब रेट सब पढ़ना है कि टैक्स का किस तरह से है, लेकिन अभी के लिए मानो कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। उस टैक्स को पे भी मुझे करना है और उसकी बर्डन भी मेरे ऊपर ही आएगी, इसलिए वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें बर्डन शिफ्ट होती है ऑटोमेटिकली। तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स which is levied on a product or service, the incidence of which is to be borne by consumer। आप बच्चों ये याद रखना कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, उसकी बर्डन कंज्यूमर पे पास होती है। कैसे होती है वो मैं अभी समझाता हूं। आप इसके साथ लिख सकते हो हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट
और सर्विस। आपको दोनों वे में सिखाऊंगा, चाहे आप सामने वाले से डायरेक्टली चार्ज कर रहे हो या डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहे। इसमें बच्चों हमारे एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको दोनों के एग्जाम्पल लूंगा, अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा, ताकि आपको पास ऑन हो जाए कि इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में होता किस वे में है। पहले बच्चों जीएसटी को लेते हैं। अब जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो जो रिसिपिएंट है ना, गवर्नमेंट राइट दे रही है प्रोवाइडर को कि आप रिसिपिएंट से जीएसटी चार्ज करो, लेकिन पे करने के लिए लायबल कौन है? प्रोवाइडर। अब लायबल हुआ प्रोवाइडर, लेकिन उसके पास राइट है कि वो उसको चार्ज कर सकता है आगे किससे? जो रिसिपिएंट है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लायबल मैं हूं। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, आप सर्विस रिसिपिएंट हो, तो मुझे गवर्नमेंट ने राइट दिया है कि आपने आगे सर्विस रिसिपिएंट से कलेक्ट कर लेना है, तो मैं तो करूंगा। अब पे करने के लिए लायबल कौन है? मैं। गवर्नमेंट सीधा रिसिपिएंट से नहीं ले रही। अगर मान लो मैंने कलेक्ट नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लिया जाएगा, तो मैं क्यों नहीं कलेक्ट करूंगा? और अगर बच्चों मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूं, तो उसकी बर्डन किस पे आई? रिसिपिएंट पे। इसलिए वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। पे करने के लिए जो लायबल है, उससे बर्डन ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है, और ये चेंज चलती रहती है। आप यूं समझो कि फाइनल कंज्यूमर क्यों कहा? कि मान लो होलसेलर ने चीज परचेज की मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से चार्ज किया जीएसटी। अब यहां पर होलसेलर रिसिपिएंट है क्योंकि वो परचेज कर रहा है, और मैन्युफैक्चरर सेंडर है, सेलर है, वो एक तरह से बेच रहा है। अब बच्चों होलसेलर ने आगे वही गुड्स रिटेलर को बेची, तो अब यहां पर होलसेलर का स्टेटस चेंज हो गया। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में होलसेलर सेलर है और रिटेलर रिसिपिएंट, बायर। अब होलसेलर चार्ज करेगा जीएसटी किससे? रिटेलर से, और उसको अपने वाले का मिल जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जो वैल्यू एडिड होती है उसी पे सिर्फ गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट कराना होता है, जबकि उसको कलेक्ट पूरे पे करना है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि टैक्स की बर्डन अब रिसिपिएंट पे पहुंच चुकी है, रिटेलर पे। रिटेलर ने वही चीज आगे किसको बेचनी है? कंज्यूमर को। अगर वो बिल काट कर नहीं देता, अगर वो जीएसटी अलग से चार्ज नहीं कर रहा, तो भी प्राइस में इंक्लूसिव मानो, क्योंकि उसको जो कॉस्ट जीएसटी को इंक्लूड करके पड़ी है, वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल करेगा। तो इसका मतलब जीएसटी की बर्डन आई किस पे? आप कहोगे सर फाइनल कंज्यूमर पे। यही वो कह रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों? जिसकी बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे पड़ती है, जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी। बच्चों जब हम इंडिया के बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक तरह से बॉर्डर ड्यूटी कह लो, कस्टम का मतलब होता है बॉर्डर, तो कस्टम ड्यूटी लगती है। अब मुझे आपको ये सिखाना है कि अगर मान लो एक पर्सन यहाँ मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगवाया, तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर उसके ऊपर लगी कस्टम ड्यूटी, तो वो क्या करेगा? उस कस्टम ड्यूटी को अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लेगा और उसमें प्रॉफिट ऐड करके सामने वाले को सेल करेगा। तो क्योंकि कस्टम ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट है, सेलिंग प्राइस में इंक्लूड हो गई है, तो उसकी बर्डन किस पे आई? जिसने उस चीज को कंज्यूम किया। और वही वो कह रहे हैं कि जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन उसी पे आती है। अब बच्चों मुझे इनकम का मीनिंग बताना है। हालांकि हमने इसके लिए हेड पढ़ने हैं, हेड का मतलब इनकम को इन्होंने पार्ट वाइज बांट रखा है, लेकिन एक बार नॉर्मल मीनिंग लिख लेते हैं। देखो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये मीनिंग पढ़ते हैं, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। तो वही मीनिंग यहां पर है। रेवेन्यू का मतलब जो आपको कलेक्शन हुई है,
और एक्सपेंस का मतलब जो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है। अब अकाउंटिंग में तो मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि आप मैच करो कि कौन से खर्चे उस रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, वो घटाकर आपकी इनकम आ जाएगी। लेकिन टैक्सेशन में गवर्नमेंट बताती है कि रेवेन्यू कैसे डिटरमाइंड होगी और उससे रिलेटेड कौन से खर्चे लेस होंगे, किसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी और किस में एक्चुअल में खर्चे को कंसीडर किया जाएगा। वो हम जो जो रेवेन्यू पढ़ेंगे उससे रिलेटेड खर्चों के रिगार्डिंग रूल्स हैं हमारे यहाँ। लेकिन इनकम का मीनिंग वही है, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। अब हम आ जाते हैं बच्चों इनकम टैक्स के मीनिंग पर। आप अगर कहें कि अब सर इनकम टैक्स बताओ, तो मैंने कहा इनकम आपको समझ आ गई क्या होती है। हालांकि बच्चों हमने इसके लिए पढ़ना है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके चैप्टर हैं पर्टिकुलर, उनको हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। लेकिन हर एक में सीखेंगे यही सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम, इसलिए जर्नल मीनिंग हम ये लिख सकते हैं। अब इनकम टैक्स का मीनिंग समझना बच्चों। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है बच्चों डायरेक्ट टैक्स है विच इज चार्ज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ एन असेसी। जो भी यहां टर्म्स आ रही है मैं सबका मीनिंग बता दूंगा। विच द असेसी had earned during the previous year। तो यहां तक पहले मीनिंग समझते हैं बच्चों। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। जब हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा ना तो उसका हमने एग्जांपल ही इनकम टैक्स लिया। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है, जिस पर्सन से गवर्नमेंट चार्ज कर रही है उसी के ऊपर उसकी बर्डन आती है, वो उसकी बर्डन को किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि वो डायरेक्ट टैक्स है विच इज चार्ज ऑन एनुअल इनकम। अब आपने ये समझना है कि इनकम टैक्स एक पर्सन की साल की टोटल इनकम पे लगता है। ऑफ एन असेसी, असेसी बोलते हैं बच्चों टैक्स पेयर को जिसकी कंप्यूटेशन हो रही है। अब यहां पर साथ के साथ क्वेश्चन आ गया कि एनुअल इनकम लेनी है लेकिन किसकी, प्रीवियस ईयर की। तो क्वेश्चन आता है बच्चों प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या है और प्रीवियस ईयर की इनकम को क्यों ले रहे हैं, करंट ईयर की इनकम को क्यों नहीं लेते। सबसे पहले देखो बच्चों गवर्नमेंट ने जो रेट बना रखे हैं ना वो एनुअल इनकम के रिगार्डिंग है, जो एक पर्सन ईयर में इनकम कमाता है। क्योंकि गवर्नमेंट मंथली क्वार्टरली इनकम टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट लेती है एनुअल इनकम के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने एनुअल इनकम में प्रीवियस ईयर की इनकम पर करंट ईयर में टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट, जो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन आता है क्यों। देखो बच्चों अभी ईयर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। अब बच्चों अगर मेरे से आप कहें कि सर आप पढ़ाते हो और इनकम टैक्स ही पढ़ा रहे हो तो आप ये बता सकते हो कि 21-22 में आपकी टोटल इनकम कितनी होगी। मैंने कहा मैं ज्योतिष थोड़ा हूं, मेरे को क्या पता मेरा बैच साइज कितना होगा, मेरे को क्या पता मेरे खर्चे लास्ट तक कितने होंगे। मैंने कहा जब तक 31 मार्च आ नहीं जाती तब तक मैं 21-22 की आपको टोटल इनकम नहीं बता सकता। इसका मतलब अगर एनुअल इनकम पे टैक्स लगना है तो उस ईयर का पास हो जाना जरूरी है उसकी इनकम पता करने के लिए। समझ गए ना बात। अगर एक सैलरीड पर्सन भी है ना और आप कहोगे ये तो 1 मिनट में बता देगा कि इसकी साल भर में कितनी सैलरी होगी, जब उसकी जॉब की गारंटी नहीं है तो सैलरी की कहां से गारंटी कह रहे हो। और फिर क्या पता प्रमोशन हो जाए, अच्छा काम कर रहा है, क्या पता सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसका मतलब जब तक ईयर पास नहीं हो जाता बच्चों हम उसकी टोटल इनकम नहीं पता कर सकते। तो गवर्नमेंट ने भी यही कहा, गवर्नमेंट कहती है हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर उससे नेक्स्ट ईयर में आपसे टैक्स लेंगे। तो जो नेक्स्ट ईयर होगा दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। जैसे अगर हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है जिसकी हमें इनकम पे टैक्स देना है तो गवर्नमेंट कहती है ये टैक्स आपको 22-23 में देना है। आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो बच्चों 2022-23 हो जाएगा। यही प्रीवियस ईयर अगर बच्चों 20-21 हो
तो मैं कहूंगा असेसमेंट ईयर 21-22। अगर यही आपका प्रीवियस ईयर 19-20 हो तो मैं कहूंगा असेसमेंट ईयर 20-21। कोई भी ईयर जब चल रहा होता है तो वो असेसमेंट ईयर होता है, क्योंकि हम उस ईयर उससे पिछले ईयर की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा कराते, और जब वो पास हो जाता है तो वो आप प्रीवियस ईयर बन जाता है। जैसे ही ईयर पास हो जाएगा, अब इस ईयर की बात आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, जो पास हुआ है प्रीवियस, और इससे अगले वाला असेसमेंट ईयर। अब बच्चों मुझे आपको ऐसे बताना है कि क्वेश्चन आता है कि जैसे ये प्रीवियस ईयर 21-22 है, इसका हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है असेसमेंट ईयर 22-23 में, तो क्या गवर्नमेंट हमारे पास 31 मार्च तक का टाइम दे रही है 2023? तो नहीं, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आपको कहती है कि आपको 31 जुलाई तक 4 महीने क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों हम इनकम कमाते हैं ना, उनके ऊपर टीडीएस भी करते हैं। अब टीडीएस क्या है वो इसके अंदर सीखेंगे, एडवांस पेमेंट भी लगता है। टीडीएस इस तरह का सिस्टम बना रखा है, मान लो बच्चों एक पर्सन के पास 50 लाख रुपए थे, उसने 50 लाख रुपए की एफडी करवा दी 8% पे, 4 लाख रुपए साल का ब्याज आया, और साल बीत गया, उस बंदे ने ना कोई अपनी रिटर्न भरी, ना गवर्नमेंट को इनकम शो की, जिसका 4 लाख सिर्फ ब्याज ब्याज का है। हम कैसे मान लें कि उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होगी? और भी सोर्स होंगे उसकी इनकम की, मान लो अभी उसकी एज अभी सिर्फ 35 साल है, तो हम कैसे मान लें कि उस पर्सन की सिंगल यही इनकम है? अब गवर्नमेंट हर एक पर्सन को नोटिस भेजे तो वो एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सबके रिप्लाई आएंगे तो कौन देखेगा उसको, मतलब बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बैंक को कह रही है कि इसको जब 4 लाख रुपए क्रेडिट करना ना, 40,000 टीडीएस काट लेना और वो हमें जमा करा देना। अगर इसका टैक्स नहीं बनता होगा तो अपने आप रिटर्न भर के अपना टैक्स वापस ले जाए, और बनता होगा तो इतना आ गया बाकी दे देगा। जो इनकम का सोर्स है ना, वहीं से आपका टैक्स कटवा लेती है और कहती है ये हमें जमा करा दो। जैसे आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं तो उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट कहेगी कि इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटकर हमें दे दो। अब इस पर्सन का टैक्स नहीं बनता होगा तो वापस लेने आएगा, और बनता है तो हमारे पास टैक्स तो आ गया, रिटर्न ना भी भरे पैसे ही तो चाहिए थे, और वो अपने आप रिटर्न भी भरेगा। रिटर्न का मतलब गवर्नमेंट को डिटेल देगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि बच्चों प्रीवियस ईयर 21-22 का किसी भी नॉर्मल पर्सन को जो अपना टैक्स है वो गवर्नमेंट को कब तक जमा कराना होगा, डिटेल कब तक देनी होगी, तो मैं कहूंगा 31 जुलाई 2022 तक, जो कि असेसमेंट ईयर 22-23 में आता है। और जिन लोगों को बच्चों ऑडिट कराना होता है, जिन लोगों को क्या कराना होता है, ऑडिट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को, जैसे एक कंपनी है उसके लिए कंपलसरी ऑडिट है, तो अब ऑडिट कराना कंपलसरी है, तो उनको आप इनके बराबर टाइम थोड़ा दे सकते हो। उनको थोड़ा टाइम क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, क्योंकि ऑडिट में टाइम भी तो लगेगा। तो उसके लिए पहले 30 सितंबर डेट होती थी, अब बच्चों गवर्नमेंट ने कर रखी है 31 अक्टूबर। तो जिनको ऑडिट कराना है उनके लिए 31 अक्टूबर होती है, और जिनको ऑडिट नहीं कराना उनके लिए क्या है, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, जब तक उनको अपना टैक्स भी पे करना है और अपनी इनकम की डिटेल भी गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स किस पे लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर। कब लगता है बच्चों, असेसमेंट ईयर में। जो हमारा इनकम टैक्स है ना, ये आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। गवर्नमेंट जब भी कोई टैक्स चार्ज करती है तो उसका कोई सिस्टम भी तो होगा कि कैसे कलेक्ट कर रही है, तो उसके लिए क्या बने होते हैं, एक्ट। तो इनकम टैक्स के लिए क्या बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर ना बच्चों 14 शेड्यूल्स हैं। आप शेड्यूल कह लो, चैप्टर्स कह लो, तो गलत नहीं होगा। और उसके अंदर बच्चों 298 सेक्शंस हैं। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं, आपको समझ आएगा बच्चों। और ये एक्ट तो 1961 का है, लेकिन एप्लीकेबल हुआ था 1 से। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा पहले कि बच्चों शेड्यूल, सेक्शंस ये होते क्या हैं, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कि जो हमारा इनकम टैक्स लगता है, इनकम को इन्होंने बांट कैसे रखा है। तो सबसे पहले आप समझना बच्चों, सेक्शन उसी से शेड्यूल पे आ जाऊंगा। सेक्शन 1 में से कोई पूछे क्या होता है, मैं कहूंगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। कोई भी एक्ट ले लो, तो हमें तो पहले यही नहीं पता ये सेक्शन क्या है, उसके बाद ये बात समझेंगे। बच्चों हमारा जो लॉ गवर्नमेंट देती है ना, दैट इज गिवन इन पैराग्राफ।
ईच पैराग्राफ हैज ए सीरियल नंबर, और उस सीरियल नंबर को सेक्शन नंबर कहते हैं। मतलब आप ये समझो कि गवर्नमेंट लॉ जो बता रही है वो आपको सिस्टमेटिक वे में बता रही है। जैसे हर एक एक्ट का सेक्शन 1 जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें बताया जाता है कि इस एक्ट को किस नाम से बोला जाएगा, शॉर्ट टाइटल, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां तक है और ये शुरू कब से हुआ। जैसे देखो, शॉर्ट टाइटल मेरे से कोई पूछे बता दो इनकम टैक्स का, तो मैं कहूंगा इट मे बी कोल्ड, गवर्नमेंट कहती है आप इसको कह सकते हो, इट मे बी कोल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड नंबर पे है एक्सटेंट, किसकी एप्लीकेबिलिटी कहां तक है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और कमेंसमेंट, इट इज स्टार्टेड, या आप कह सकते हो इफेक्टिव कब से हुआ, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1/4/1962। जैसे हर एक एक्ट का जो सेकंड सेक्शन होता है ना उसमें डेफिनेशन होती है, और इनकम टैक्स एक्ट में भी है। उसी डेफिनेशंस में लिख रखा है कि इनकम का मीनिंग क्या है, पर्सन का मीनिंग क्या है, एसएससी का मीनिंग क्या है, प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या है, वो सब कुछ बच्चों डेफिनेशंस में दे रखा है। कि आपसे कोई पूछे सेक्शन तो आप कहेंगे आवर लॉ इज गिवन इन पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ हैज ए सीरियल नंबर दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर। अब बच्चों मान लो जैसे मैंने यहाँ टैक्स का मीनिंग बताना शुरू किया तो मुझे वहां पर नीड हुई कि इसको आगे फर्दर दो पार्ट में बांटूं कि डायरेक्ट टैक्स समझाऊं, इनडायरेक्ट टैक्स समझाऊं। तो वैसे ही जहां पर भी गवर्नमेंट को पैराग्राफ में सब पैराग्राफ की जरूरत होती है तो डेट इज कॉल्ड सबसेक्शन। अगर मुझे कोई कहे ना इसका मतलब बताओ सेक्शन 2(5), तो मैं कहूंगा इसका मतलब है 5 सब पैराग्राफ ऑफ मेन पैराग्राफ 2, कि ये चीज हमारे लॉ में सब पैराग्राफ 5 ऑफ मेन पैराग्राफ 2 में दे रखी है, जिसको हम बोलते हैं सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2। इसी में बच्चों आगे आ जाती है क्लोज। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आ गया सर समझ। जैसे मान लेता हूं बच्चों मैंने इसी को ही ले लिया। अब मेरे से कोई पूछे इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो मैं ना बता रहा था पहले मीनिंग पर्सन का, तो मुझे नीड आई कि पर्सन में होते हैं इंडिविजुअल, तो मैंने इंडिविजुअल का मीनिंग बताया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसी में ना बच्चों मीनिंग आया कंपनी का, तो कंपनी जो है वो पर्सन का सब पैराग्राफ है। हम मीनिंग तो किसका बता रहे थे पहले, पर्सन का। पर्सन की बात करते करते हमने कहा पर्सन को हम कैटेगराइज करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म। जब कंपनी का मीनिंग आया तो मैंने कहा कंपनी में फर्दर टाइप है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो इस तरह से हम बताने लग गए। तो जब हम कंपनी के आगे फर्दर बताने लग गए तो सब पैराग्राफ के आगे सब पैराग्राफ आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। आप ये कह सकते हैं डेट इज क्लोज सेकंड ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2। मेन पैराग्राफ 2 के सब पैराग्राफ 5 के सब पैराग्राफ 2 की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा सब क्लोज आ जाती है। सब क्लोज को ऐसे लिखते हैं जैसे कोई भी और सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन 24 मान लेते हैं 3(5)(a), तो इसका मतलब है सब क्लोज ए of clause 5 of subsection 3 of section 24। मेन पैराग्राफ 24 का सब पैराग्राफ 3 का सब पैराग्राफ 5 का सब पैराग्राफ ए में ये बात मेंशन है। जरूरत इसलिए थी, अदरवाइज हमें चीजों को फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर आप अच्छी बुक की बात करो तो उसमें ये तक बता रखा होता है कौन से पेज नंबर पर इसका मीनिंग है इंडेक्स के अंदर, क्योंकि उनको पता है वो पर्सन फिर फाइंड आउट कैसे करेगा। तो इसी तरह से तो अभी तक मैंने जो बताया है बच्चों ये बता दिया। अब आगे शेड्यूल पर, जिसको चैप्टर्स कहते हैं। अब बच्चों सेक्शन इतने सारे हैं और शेड्यूल है हमारे 14। इसके पीछे वजह पता क्या है, जैसे मान लो सबसे पहला शेड्यूल आ गया, गवर्नमेंट ने कहा बेसिक्स,
इस बेसिक्स के अंदर आपको सेक्शंस मिल जाएंगे। इसी तरह गवर्नमेंट ने अगला शेड्यूल दिया हेड्स ऑफ इनकम। अब इस हेड्स ऑफ इनकम के आगे सेक्शन है कि इनकम फ्रॉम सैलरी इतने से इतने सेक्शन। तो वो शेड्यूल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको यूं किया कि पहले बताया हमारे टोटल 5 चैप्टर है, पहले चैप्टर के अंदर 4 यूनिट है, तो उसी तरह से हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे टोटल 14 शेड्यूल हैं और 298 सेक्शंस हैं। तो इनकम टैक्स जानने के लिए हमने क्या जाना, टैक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे टैक्स एक रेट है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो राइट, किसके ऊपर चार्ज होता है, इनकम पे, प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे। टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, जो पर्सन की इनकम एक लिमिट से ज्यादा हुई और वो कहता है मैं नहीं देता मेरी मर्जी, तो वो वहां मर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है, कंपलसरी पेमेंट है। अगर आप पे करने के लिए लायबल हैं तो आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा, अगर आप मना करते हैं पे करने से तो डेट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। टैक्स को बच्चों फर्दर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो पर्सन पे करने के लिए लायबल है उसी पे बर्डन आती है, मतलब सीधा चार्ज ही टैक्स पेयर से किया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें बर्डन शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, करने की जरूरत नहीं है, बर्डन आती किस पे है, फाइनल कंज्यूमर पे, जो लास्ट में उसको कंज्यूम कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले बच्चों पढ़ रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। अगर आप मुझे कहें ना कि जो हमारी इनकम है बच्चों उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप हेड्स ऑफ इनकम देखो। तो गवर्नमेंट ने ना सेक्शन 14 बनाया, हेड्स ऑफ इनकम है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर अब मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि एक पर्सन जो इनकम कमाता है वो कौन कौन से सोर्स से हो सकती है, आप कहोगे सर एक तो सैलरी से। तो बिल्कुल बच्चों, सैलरी का हम चैप्टर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें सेक्शन 15 to 17 तक उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि इसकी इनकम कैसे कंप्यूट होती है। पूरा टाइम लेंगे बच्चों ये चैप्टर्स, इन द सेंस हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सैलरी इनकम में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। और इनकम जरूरी नहीं कैश में हो, काइंड में भी हो सकती है। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रहने के लिए फ्लैट दे रखा है तो उसका भी वैल्यूएशन होगा मॉनेटरी टर्म्स में और वो आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बनेगी। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कार फैसिलिटी दे रखी है तो उसका भी वैल्यूएशन होगा और वही हमने वहां सीखना होगा। तो उन्होंने मिक्स नहीं किया, इनकम को पहले 5 पार्ट में डिवाइड किया, डेट इज कोड हेड्स ऑफ इनकम, हेडिंग ऑफ इनकम कह सकते हो। और इन पांचों के एग्रीगेट को ही बच्चों ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं। जो एनुअल इनकम निकालनी है ना, पहले हर एक हेड की इनकम कैलकुलेट होगी। दूसरा हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें बच्चों हम सेक्शन पढ़ेंगे 22 to 27। इसके बाद तीसरे नंबर पे बनाया प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसको ना बच्चों हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीजीबीपी। इसमें हमारे सेक्शन हैं 28 to 44 डी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल गेन्स। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदकर सेल कर देते हैं, ज्वेलरी खरीदकर सेल कर देते हैं, शेयर परचेस करके सेल कर देते हैं और आपके उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है तो डेट इज कंप्यूट भी होगा और चार्जेबल भी होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इसके बाद है बच्चों, तो इसमें सेक्शन है 45 to 55A और जो इनकम किसी हेड में फॉल नहीं होगी लेकिन इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, मान लो आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रखे, आपने लॉटरी परचेज की थी, आपकी लॉटरी निकल आई, तो वो इनकम आपकी किस हेड में चार्जेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 to 59, दैट इज कोल्ड हेड्स ऑफ इनकम। हर हेड का कंप्यूटेशन का वे डिफरेंट है। और यहाँ पर ना बच्चों अगर आप देखेंगे ना तो आपको सेक्शन कॉन्टिन्यूटी मिलेंगे, 27 28 आ गया, 44 तक गया, 45 आ गया, 55 तक 56, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। तो क्वेश्चन आता है कि जब हम पढ़ेंगे भी सही ना तो 18 to 21 तक सेक्शन नहीं आएंगे।
पहले गवर्नमेंट ने इनकम को 6 हेड में डिवाइड कर रखा था। 18 to 21 में आता था बच्चों इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, कि जो आप शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, तो उसकी इनकम को यहां लिखते थे इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज। लेकिन बाद में बच्चों क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस इनकम को चार्जेबल कर दिया अदर सोर्सेस में, तो ये सेक्शन की नीड ही ओवर हो गई, तो ये ओमिटेड हो गई कि ओवर करो। तो अब आपको क्या समझना है बच्चों, हमारी इनकम के 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमें इस हेड में पता क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सी इनकम इस हेड में आएगी और फिर उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है। मतलब आपको 2 चीजें पढ़नी है इसके अंदर, कि एक तो कौन सी इनकम आएगी इसके अंदर वो बताएंगे उस हेड के अंदर, और फिर उसकी कंप्यूटेशन कैसे हो। इतने बेटर वे में उन्होंने बच्चों बना रखा है कि कहीं कंफ्यूजन आती ही नहीं कि कौन सी इनकम, यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं है कि वही इनकम हमें लग रहा है सैलरी में है वही बिजनेस में बन जाएगी, नहीं, वो उन्होंने क्लियर बता रखा है कि कौन सी इनकम सैलरी में आएगी। उसके लिए बच्चों सेक्शन काम करते हैं, उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है उस बात को। तो आपने क्या याद रखना है कि हमारी इनकम के कितने हेड्स हैं, 5। तो हमें टोटल इनकम पे पहुंचने के लिए पहले इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ना है।